बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। कोरोना एक आम फ्लू है। कोरोना एक आम फ्लू नहीं है। कोरोना ने वो तबाही नहीं फैलाई जो दूसरे ममालिक में फैलाई। कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है और फैलेगा। लॉकडाउन से कोरोना को रोका नहीं जा सकता, लेकिन लॉकडाउन से कोरोना के फैलाव की रफ्तार कम की जा सकती है। यकीन कीजिए, ये दोनों किस्म के बयानात जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान के ही हैं। सोने पे सुहागा ये है कि अब कहते हैं अवाम कोरोना की वबा को संजीदगी से नहीं ले रहे। फिर से मैं सबको कौम को बताना चाहता हूं, ये सिर्फ बूढ़ों को और बीमार लोगों के लिए खतरा है। जब लोग बाहर की टेलीविजन देखते हैं और दुनिया में मुल्कों में क्या हो रहा है, तो वो जब देखते हैं तो वो कहते हैं जी ये तो सिर्फ बूढ़ों को या बीमारों को इफेक्ट करता है, नौजवानों को इफेक्ट नहीं करता। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए। जब हमारे 26 केसेस थे पाकिस्तान में, तो तब हमने लॉकडाउन शुरू किया। अवाम ने भी हमारे साथ बहुत हद तक तावन किया। अल्लाह का खास करम है कि हमारे मुल्क में वैसे कोरोना नहीं फैली जैसे कई और मुल्कों में फैली है। हमें पता है कि कोरोना ने फैलना है। हमें पता है कि दुनिया में एक ट्रेंड ये है कि कोरोना फैलती जाती है, फिर एक पीक करती है, फिर वो नीचे आनी शुरू हो जाती है। कोरोना ने फैलना है, ये कोरोना को फैलने से रोक नहीं सकते हम। अगर आप SOPs पे अमल करेंगे तो वो तेजी से ऊपर नहीं जाएंगे केसेस। लॉकडाउन से एक हल नहीं था। जब आप लॉकडाउन करते हैं तो वो उसका जो फैलाव है, जिस तेजी से वो फैलना चाहिए, वो कम हो जाता है। ये इन्हीं कंफ्यूजिंग बयानात और पॉलिसीज का नतीजा है कि हांगकांग की स्टडी ग्रुप ने कोरोना वायरस से निपटने में नाकामी पर पाकिस्तान को एशिया का चौथा खतरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म अब भी हम पाकिस्तानियों को अमेरिका की मिसालें दे रहे हैं और तकाबली जायजा पेश कर रहे हैं। अब सारी दुनिया ने लॉकडाउन खोल दिया, क्योंकि अमीर तरीन मुल्क भी ये फैसला कर बैठे हैं कि लॉकडाउन एक मुल्क ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिका जैसे मुल्क में जिधर 1 लाख लोग से ज्यादा कोरोना में मर चुके हैं, उधर भी उन्होंने, आप देख रहे होंगे टीवी पे भी आप देखते होंगे कि मुल्क खोल दिया उन्होंने। हकीकत यह है कि अमेरिका ने अब तक लगभग 2.25 करोड़ टेस्ट किए हैं और पॉजिटिव केसेस की शरह 9.2% रही, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 7,05,000 टेस्ट किए और पॉजिटिव केसेस की शरह 14.6% रही। पाकिस्तान में टेस्ट की कीमत तकरीबन 8,000 रुपए है और अमेरिका में कोविड टेस्ट मुफ्त होता है। अमेरिका में गो के लॉकडाउन का नफाज बहुत देर से हुआ, जिसका नतीजा अमेरिकी अवाम आज तक भुगत रहे हैं। आम ख्याल के बरक्स वहां लॉकडाउन मुकम्मल बहाल नहीं हुआ है, सिवाय उन स्टेट्स के जहां कर्व फ्लैट हुआ है। महज 3 से 4 बिजनेसेस सख्त SOPs के तहत खोले गए हैं। दूसरी जानिब यूरोप में भी लॉकडाउन तब खुला जब वहां कर्व फ्लैट होना शुरू हो गया। बरतानिया की एक रिसर्च यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि अगर यूरोप में लॉकडाउन ना लगाया गया होता तो 30 लाख से ज्यादा मौत होती। न्यूजीलैंड में लॉकडाउन तब तक नहीं खोला गया जब तक तमाम केसेस नेगेटिव नहीं हो गए। Today there are no active cases in New Zealand. We have tested almost 40,000 people for COVID-19 in the past 17 days and none have tested positive. We have had no one in hospital for COVID-19 for 12 days. And so today I can announce that Cabinet has agreed we will now move to level 1 to get our economy fully open again, and we will start almost immediately. We have eliminated transmission of the virus in New Zealand for now. दूसरी जानिब ब्राजील के सदर लॉकडाउन के शुरू से ही मुखालिफ रहे हैं और नतीजा ये है कि आज ब्राजील कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में भी हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि अब WHO ने 2 हफ्ते के सख्त लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी है, क्योंकि मुल्क के अस्पतालों में मरीजों के लिए शायद अब जगह
नहीं रही। करंतना मराकज़ में पहले ही सहूलियात मौजूद नहीं हैं, जिनके बायस लोग वहाँ से कतरा रहे हैं। अब जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद अगस्त में कोरोना की पीक आने का इंतज़ार कर रहे हैं, देखना यह है कि क्या मुल्क के अस्पताल ये बोझ उठा पाएंगे, क्या डॉक्टर्स मुयस्सर होंगे, क्या लोग इस खौफो हिरास के आलम में नौकरियों पर जा सकेंगे, और जब हालात ऐसे होंगे तो फिर लॉकडाउन हो या ना हो, वज़ीर-ए-आज़म मईशत का पहिया कैसे चलाएंगे। इस बात का भी जायजा लेना जरूरी है कि क्या आज से 1 माह कबल डॉक्टर्स का सख्त लॉकडाउन का मुतालबा दुरुस्त था। और अब अगली सूरत हाल ये बनती नजर आ रही है कि हमारे अस्पतालों की जो गुंजाइश या कैपेसिटी है वो जवाब देती नजर आ रही है, जबकि इस वबा ने अपनी इंतहा को अभी तक छुआ नहीं है। हमें ये जो लॉकडाउन और आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेशन, ये चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहिए। अदरवाइज खुदा ना खास्ता वी आर लुकिंग ओवर हेयर टू ए इमिनेंट डिजास्टर। अगले 2 माह में पाकिस्तान में इस वबा से मुतासरा लोगों की तादाद 2 लाख तक जा सकती है। कोविड-19 को कंट्रोल करने का वाहिद ज़रिया है ब्रेकेज ऑफ द चेन ऑफ ह्यूमन ट्रांसमिशन। उसको जो भी नाम दें, लॉकडाउन कहें, लेकिन हमें इस चेन को ब्रेक करना होगा। हमारे सामने वाहिद हल जो रह जाता है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं, और उन एहतियाती तदाबीर में जो सबसे ऊपर है वो लॉकडाउन है। ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है ना, सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान के माहौल के लिहाज से मुताबिकत नहीं रखता। कोरोना जिस तेजी से पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैल रहा है, मामला हाथ से निकलता जा रहा है। देखना यह है कि क्या अब भी कोई ऐसे इक़दामात हैं जिनको अपनाते हुए हालात को किसी हद तक काबू में किया जा सकता है, या अब बहुत देर हो चुकी है। यही सवाल है आज हम अपने प्रोग्राम में उठाएंगे, ख़ास तौर पर यह भी कि जो WHO की तरफ से, कंट्री हेड की तरफ से लेटर लिखा गया है, अब वो आया पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर के पास है, लेकिन उसके अंदर जो बातें हैं या जो रिजर्वेशंस शो की गई हैं, जो कंसर्न शो किया गया, उसकी बड़ी अहमियत है। इस ख़त को लेकर कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है कि इसे कौमी सतह पर उठाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान शायद मेरिट नहीं करता इस वक्त लॉकडाउन के अंदर ईज़। लेकिन इस ख़त के अंदर ये लिखा गया है ख़ास तौर पर कि 22 मई के बाद, जब से लॉकडाउन यानी ईद से 2 रोज़ कबल जब मुकम्मल उसको ख़त्म किया गया या ईज़ डाउन किया गया, तो उसके बाद से इन्फेक्शन रेट बहुत बढ़ गया है। कुछ बातें जो कि लिखी गई हैं इस ख़त के अंदर, अपने नाजरीन की आसानी के लिए मैं ज़रूर पढ़ देता हूँ, कि जिनके हवाले से कहा गया कि रिकमेंडेशंस हैं WHO की कि अगर कोई भी हुकूमत लिफ्ट करना चाहती है लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन को, तो पहले इन जो रिकमेंडेशंस हैं या पहले इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। सबसे पहले ये कि क्या ये बात जान ली जाए कि जो डिज़ीज़ ट्रांसमिशन है वो अंडर कंट्रोल है, और जो हेल्थ सिस्टम है वो डिटेक्ट, टेस्ट, आइसोलेट कर सकता है हर केस को और ट्रेस कर सकता है उसके कॉन्टैक्ट्स को। दूसरी बात यह है कि इनफैक्ट तीसरी बात कि हॉट स्पॉट्स जो हैं और उनको मिनिमाइज़ किया जाए, वल्नरेबल प्लेसेस को मिनिमाइज़ किया जाए। क्या ये है स्कूल्स, वर्क प्लेसेस और जो एसेंशियल्स जगह पर है, जहाँ पर लोगों का जाना ज़्यादा होता है या ज़रूरी जाना पड़ता है, वहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अक्रॉस स्कूल ज़रूर बंद हैं, लेकिन वर्क प्लेसेस अब क्योंकि हुकूमत ने भी ईज़ डाउन किया है, मुआशी जो आर्गूमेंट है वो हुकूमत की तरफ से भी पेश किया गया, उसके बाद ये सामने बात आई। और क्या रिस्क जो है इंपोर्ट करने का नए केसेस वो मैनेज किया गया है, ये तमाम ऐसे कंसर्न्स हैं या ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं। इनके बाद WHO कहता है अगर इन पर आप पूरा उतरते हैं तो फिर आप लॉकडाउन को ईज़ कर सकते हैं। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं इस मामले को सबसे पहले उठाऊंगा क्योंकि कोविड का मसला इस वक्त अहम है और विद एवरी पासिंग डे ये इंक्रीज़ भी कर रहा है। इस वक्त 1,08,317 केसेस हो चुके हैं। नंबर ऑफ़ टेस्ट्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, गो कि उनकी रेशो वो नहीं है जितनी होनी चाहिए। WHO कहता है कि आपकी डेली कैपेसिटी 50,000 टेस्ट्स की होनी चाहिए, जो कि बहुत अरसा पहले भी कहा गया था हुकूमत की जानिब से भी, NCOC में भी कहा गया कि बढ़ाए जाएंगे, लेकिन अभी तक उस स्केल पर हम नहीं पहुँच पाए ओवरऑल। और जो अमवात हैं बदकिस्मती से वो 2,172 अमवात कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की वजह से हो चुकी है। मेहमानों का तारुफ करा देता हूँ। मियाँ महमूद रशीद साहब सीनियर मिनिस्टर हैं पंजाब के, मरकज़ी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत अहमियत है इनकी। इनफैक्ट बानी रहनुमाओं में से अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा,
पुराने पीटीआई के लोगों में से इनका शुमार होता है। मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब अता तारड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब आपका। पलवशा खान साहबा मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। सबसे पहले मियाँ साहब ज़रा आपकी बात थी, आपसे शुरू कर लेते हैं। अभी कुछ देर में वीडियो लिंक भी आपका आ जाएगा। ये WHO के ख़त के बाद इस बात का इदराक या एहसास हो रहा है हुकूमत को कि ठीक है बेशक मुआशी आर्गूमेंट ही सही, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, लॉकडाउन ख़त्म होना नहीं चाहिए था, और अब जो हो रहा है वो शायद कंट्रोल से बाहर है, या हम बहुत देर हो गई है अब दोबारा लॉकडाउन करने के लिए? देखिए मतलब इसमें अगर आज से कोई महीना पहले की सूरत हाल देखें तो हालात काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, और मुसलसल 1.5-2 माह के लॉकडाउन के बाद हमारे यहाँ जो आम तबका था, दिहाड़ीदार तबका था, जो डेली की बुनियाद पर अपना रोजगार वो जाते थे वहां से, और वो जो कमा के लाते थे उसी से अपने बच्चों का पेट पालते थे। वो एक सर्टेन टाइम तक तो ये हुआ, लेकिन उसके बाद लोगों के अंदर शदीद किस्म का इख्तियार और बेचैनी ठीक है वो शुरू हो गई। और खास तौर पर जो अर्बन हब्स हैं, बड़े शहरों के अंदर, ये लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ये डिमांड जोर पकड़ रही थी कि हम अपने बच्चों को भूखा नहीं मार सकते, हम अपने दूध पीते बच्चों को बिलखता हुआ नहीं छोड़ सकते। और वहाँ पर सबसे बड़ी जो हमें मुश्किल पेश आई हुकूमती सतह के ऊपर कि यहाँ पर कोई इस तरह का डाटा मौजूद नहीं था कि हम जो मुस्तहकीन हैं और जहाँ जो वो लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनकी हमारे पास कोई इस तरह का डाटा होता कि फौरी तौर पर उन्हें कुछ ना कुछ हम रिलीफ देते। अच्छा, हुकूमत ने, गो मरकजी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमतों ने, जिसमें सिंध हुकूमत भी है, पंजाब हुकूमत भी है, अपने अपने तय भरपूर तरीके से कोशिश की है। और मरकज ने एहसास प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान की तारीख में पहले दफा ये ट्रांसपेरेंट अंदाज के साथ 12-12 हज़ार रुपया उन मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाया जिनकी तादाद लाखों के अंदर है, वो लाखों खानदान है। लेकिन मैं समझता हूँ जी कि उस वक्त के हालात से जो भी पॉलिसी थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। अब उसके बाद जब ईद के मौके के ऊपर ये लॉकडाउन को जो है वो नर्म किया गया, उसमें अदालत आलिया की तरफ से भी फैसला आ गया, और वो ईद के अंदर जो शॉपिंग हुई हमारे यहाँ, हमारा कल्चर का और हमारे एक मजहबी त्यौहार ऐसा है कि साल में ये एक ही त्यौहार होता है, इसमें लोग क्योंकि बंद थे घरों के अंदर 1-1.5 माह से, वो डेस्परेट होके किसी ने परवाह नहीं की और वो लोग निकले। अच्छा मियां साहब, जो सर आप फरमा रहे हैं आपके नजदीक वो मुआशी प्रेम था, और राइटली ठीक है लोग कर भी रहे थे, ये कोई बात, ये फैक्चुअली गलत बात नहीं है कि लोग इस्तराब में थे, डेली वेजर भी को भी बहुत प्रॉब्लम था, ये बात कह रहा था। लेकिन आपके नजदीक फिर ये हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि ये सबको पता था कि बढ़ना है, कोरोना वायरस फैलेगा, ट्रांसमिशन ज्यादा होगी, लेकिन मुआशी बोझ इतना ज्यादा था कि हुकूमत कुछ कर नहीं पाई, मतलब हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसको यही समझा जाए फिर? जी बिल्कुल, आप बजा बात कर रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि इसके जो दूसरा पहलू है वो भी जरा देखें कि अगर यहाँ पर बलवे शुरू हो जाते, यहाँ पर लूट मार शुरू हो जाती, या लोगों पर, घरों पर, स्टोरों पर हमलावर हो जाते। मैं तो कल भी एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि लाहौर के अंदर 3-4 वाकयात, जिनमें से 2 वाकयात मेरी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर हुए थे, उससे खौफ आता था कि इन लोगों को फौरी तौर पर किसी न किसी तरीके से हमें अकोमोडेट करना चाहिए और इनकी बात को सुनना चाहिए। अब रही बात ये कि ये ईज आउट करने के बाद SOPs के ऊपर अमल दरामद, सबसे बड़ा मसला जो है वो यहाँ पे पैदा हुआ ईद की शॉपिंग की वजह से, और SOPs के ऊपर जो मार्केट के लोगों ने, जो इंडस्ट्री के लोगों ने जो कमिटमेंट की थी हुकूमत के साथ, अदारों के साथ, पुलिस के साथ, वो पूरी नहीं की, ऊपर वो अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसका फैलाव जो है वो बहुत तेजी के साथ हुआ। अच्छा मियां साहब मेरे साथ रहिएगा सर। अब तारड़ साहब, आर्गूमेंट तो देखिए पता नहीं कितनी दफा प्रोग्राम्स कर बैठे, ये जो मईशत का आर्गूमेंट है या जो मुआशी बोझ का आर्गूमेंट है, ये इतना शायद इसमें वजन है कि कोई कितनी दलील से बात करे। अब हमें सबको पता है, WHO का खत भी आ गया है, सब कुछ उन्होंने लिख दिया है, मेरे ख्याल में सबको पता भी होगा, लेकिन शायद इस मुआशी आर्गूमेंट का बोझ इतना ज्यादा है कि आप इसके सामने बड़ी से बड़ी दलील भी रखें तो वो कमजोर पड़ जाती है। तारड़ साहब देखिए मनीष साहब, बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि ये डिबेट है लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड की। ठीक है। अब अगर एक मजदूर या दिहाड़ीदार या जो एक बंदा बाहर काम के सिलसिले में जा रहा है,
वो अगर बचेगा ही नहीं तो पीछे जो एक बहुत बड़ी तादाद बेवाओं की और यतीमों की छोड़ के जाएगा, उनकी कफालत कौन करेगा? यानी आपको चाहिए ये था कि कंफ्यूजन फैलाने की बजाय जो पहले दिन से प्रेवलेंट रही, मुझे बताएं कि आगाही मुहिम पे कितना खर्चा आना था। आपने या मैंने एक कैंपेन, यूनिफाइड कैंपेन देखी कि हर टीवी चैनल पे 10 मिनट बाद ऐड चले और इसकी संगीनी और इस पेंडेमिक की नौयत के हवाले से लोगों को खबरदार किया जाए? कोई कैंपेन नहीं चली। अगर हो जाए ये आपको बीमारी और ये वबा फैल जाए और आप इसका शिकार हो जाएं, आपने क्या करना है, कहाँ जाना है? इस हवाले से यूनिफॉर्म तरीके से कोई कैंपेन नहीं चलाई गई। लोगों को घरों में रहने की तलकीन जो करनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने बहुत देखी, मगर जो एक प्रॉपर तरीका होता है, प्रोफेशनल एजेंसीज हायर करके, एड एजेंसीज, आप एक ऐड देते हैं और लोगों को तरगीब देते हैं, लीड बाय एग्जांपल करते हैं। जिस मुल्क में वजीर आजम ने 3 दिन पहले मास्क पहनना शुरू किया हो और किसी मीटिंग में मास्क ना पहना हो, आते जाते मास्क ना पहना हो, उधर आप लोगों से क्या तवक्को करते हैं? पहली हुकूमत है मुनीब साहब जो डोंट्स बता रही है कि जी ये हम नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर सकते। और पहली हुकूमत है जो कंफ्यूजन फैला रही है, कोई विजन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। फॉर एग्जांपल, पंजाब में यूनियन काउंसिल का टियर खत्म कर दिया अप्रैल में, यूनियन काउंसिल है ही नहीं। मैंने आज अगर डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट लेना है तो मैं 8 यूनियन काउंसिलें दूर जाके लूंगा। इस बात की क्या मंतक है कि इसको फ्लू कहा गया? और यकीन माने मुझे ये हुआ है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो covid.gov.pk की वेबसाइट है, फ्लू इसके सिम्टम में शामिल नहीं है। ये फ्लू नहीं है, ना इसमें फ्लू होता है। वजीर आजम पाकिस्तान या तो जब वो बयानात देते हैं या खिताब फरमाते हैं, उसके बाद एक वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई तर्जमान उसकी वजाहत करे कि उनका असल मतलब ये नहीं था। कहा गया ये गर्मी से मर जाएगा, कहा गया ये फ्लू है, ये बूढ़ों को होता है, ये बीमारों को होता है। पीटीए ने रिंगटोन चला दी कि ये जानलेवा नहीं है। 10 दिन बाद उन्होंने कहा नहीं चेंज करो, फिर उन्होंने कहा नहीं ये जानलेवा है। नहीं, ये बात देखिए, इतना अबहाम। ये बात आपकी अपनी जगह ठीक है। मैं इकोनॉमी की तरफ आ रहा हूँ जी। नहीं मतलब मेरी यार सुन ले, मेरा आर्ग्यूमेंट मैं क्या बिल्ड कर रहा हूँ। वजीर आजम साहब फरमाते हैं, और कल उन्होंने ये फरमाया कि ये जो फैला है ये लॉकडाउन से ये नहीं खत्म होगा, लॉकडाउन से ये स्लो होगा। हाँ जी, अब ये डेटा देखिए मुनीब साहब, डेटा ये कहा है उन्होंने। 92%, 92% आपके कोरोना के केसेस लोकली ट्रांसमिटेड हैं। बाकी 8% कहां से आए? जड़ से पकड़े ना प्रॉब्लम को। 92% क्योंकि लोकली ट्रांसमिटेड हैं, वो इसलिए हैं कि लॉकडाउन या तो आप कंफ्यूज थे, पार्शियल लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन, आपने कंफ्यूज लॉकडाउन किया। अमल दरामद कराना किसकी जिम्मेदारी थी? मैं अब उस एंड पे आ रहा हूं अपने आर्ग्यूमेंट पे। कोई एसओपीज नहीं, मैं मास्क पहनूं ना पहनूं मेरी मर्जी, मैं बाहर जाऊं ना जाऊं मेरी मर्जी, मैं जिस मर्जी से मिलूं मेरी मर्जी, ठीक है। मगर हुकूमत की तरफ से अमल दरामद नजर नहीं आया, पॉलिसीज का रिव्यू होता है। अब इकोनॉमी वाली जो आपने बात की, मुझे बताएं कि क्या ये कर्व को फ्लैटन करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए थी कि जीपीएस लेके आते, टेक्नोलॉजी लेके आते? डेटा हर तरह का मौजूद है। ठीक है, लोकल बॉडीज को खत्म कर दिया, आपने डेटा लिया नहीं। और 8% जो केस, जो 8% केस बाहर से, ठीक सर, मैं बिल्कुल इसके ऊपर भी आता हूँ। तार साहब एक्चुअली बिल्कुल आपने अपना आर्गुमेंट बिल्ड किया को मैंने इसका जवाब मैं अगेन मैं मियां साहब से लूंगा कि मैं पलवशा खान साहबा को इंक्लूड कर दूं। पलवशा खान साहबा, क्या कैंपेन ही एक प्रॉब्लम रहा है कि नहीं, कि हमने कैंपेन ठीक नहीं की, हुकूमत ने आगाही मुहिम नहीं ठीक की, हुकूमत को ज्यादा तौर पर आगाह करना चाहिए था? हाँ, जो बातें अभी तारड़ साहब ने पॉइंट आउट की, मैं यकीनी तौर पर मियां साहब से पूछूंगा, उनके पास भी होगा बहुत कुछ, लेकिन क्या कैंपेन एक प्रॉब्लम था या ओवरऑल एटीट्यूड भी लोगों का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम एड्रेस नहीं हो सका प्रॉपर्ली? देखिए मुनीब, बात दरअसल ये है कि इस किस्म के जब हालात होते हैं, ये एक बड़ी अनयूजुअल सिचुएशन है, एक गैर मामूली सूरत हाल है। और जब ऐसे मामलात किसी मुल्क पर आते हैं तो सारी दुनिया पे आया, जब किसी मुल्क पर ऐसे मामलात आते हैं तो फिर लीडरशिप को आगे बढ़ के एक फैसला करना होता है। मैं समझती हूँ कि हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत, वजीर आजम साहब को खौफजदा नजर कि हम इसके, क्योंकि इकोनॉमी जो है, मईशत, इससे पहले भी कोई सोना तो उगल नहीं रही थी। 12 लाख लोग जो थे वो पहले हल्ले में बेरोजगार हुए, जीडीपी गिर रही थी, और एक प्रोजेक्शन थी कि 40 लाख लोग जो हैं वो साल के आखिर तक
जो है वो बेरोजगार होंगे। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि पहले मामलात इतने अच्छे थे कि मईशत जो है वो एकदम से ये जो उसे लगा। मामलात तो पहले से ही खराब थे, लेकिन आगाही मुहिम मैं समझती हूँ अगर किसी को आगाही की जरूरत थी तो वफाकी हुकूमत और वजीर आजम साहब को थी। अच्छा, वो ये जो आपने जो बहुत चल रहा है बार बार सब पाकिस्तानियों के पास उनके वो 2-3 जो क्लिप्स चल रहे हैं जिसमें उन्होंने ये अक्सर मुख्तलिफ बातें की, कभी कहा फ्लू, कभी कहा 70 साल के लोगों ये बुजुर्गों को होता है, कभी कहा कि इससे शरह अमवात बहुत कम है। ठीक है, बात असल ये है कि मैं समझती हूँ ये बातें उन्हें करने ही नहीं चाहिए थी, उन्हें डायरेक्शन देनी चाहिए थी, कौम को बताना चाहिए था ये किस कदर खतरनाक डेंजर मतलब है। आपके नजदीक वज़ीर आज़म को भी नहीं पता था कि कितना खतरनाक है? मेरे ख्याल में जी नहीं पता था। मेरे ख्याल में ऐसी बातें अगर उन्हें पता होती तो वो शायद ना करते या कोई भी ना करता आके। उन्होंने इस थ्रेट को, आज जो ये इल्जाम लग रहा है, देखिए सबसे पहले वहाँ ताफ्तान से एक मामला हुआ, फिर वो तबलीगी इज्तिमा को ना रोक सके, फिर इसी तरह एक फिर खुद नैरेटिव जो उन्होंने आकर हमें दिया वो यही था कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है। लिहाजा अब आप कौम को देखिए, कौम है, कौम मर रही है, कौम बीमारी भुगत रही है, कौम इसके ज़ाहिर है अभी भी कौन सी मईशत जो है वो हालात अच्छे हैं, हालात तो पहले से भी खराब है, लिहाजा कौम इसका मुआशी जो है ब्रंट वो भी उठा रही है। ठीक है, लेकिन अब हम ये कहाँ का इंसाफ है कि हम लोगों को कहें कि आप जिम्मेदार हैं। देखिए लोगों ने ये बीमारी भी भुगतनी है, लोगों ने इसको बर्दाश्त भी करना है, पर देखना उन्होंने हुकूमत की तरफ है ना, देखना उन्होंने हुकूमत की तरफ है कि जी पैसे नहीं है और ये भी कह दिया इसने फैलना है, तो हम फैलने से नहीं रोक सकते। मैं समझती हूँ ये गलत नैरेटिव है, लीडरशिप का नैरेटिव है कि हम इसको रोकेंगे, हमारे लिए एक एक शख्स की जान जो है वो अजीज है। फिर आपने देखा कि इनके, अब मुझे ये पता नहीं कि इनके कहने पर है या इनकी जो एक काबीना वफाक में है उसके चंद लोग और इनकी सूबाई काबीना के भी, वो आकर सिंध पे उन्होंने अटैक शुरू किया। ऐसे मौके पर अगर हम चंद दिन के लिए अपने मामलात जो सियासी हैं उन्हें पसे पुश्त रख दें और लोगों की जान बचाने पे फोकस करें और ये कहें कि ये जो आफत है इसमें हम सब साथ हैं, ठीक है, तो ये कोई तफरीक तो करेगी नहीं कि इसने पीटीआई को लगना है कि इसने पीपल्स पार्टी अच्छा, परवेश बीबी मैं जरा यहाँ मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ रही है। ये आपका आर्गुमेंट स्ट्रांग है, आपका आर्गुमेंट स्ट्रांग है। मैं जरा मियां साहब से, लेट मी गेट बैक टू मियां साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, यहाँ एक लाजमी हिस्सा है प्रोग्राम का। वापस आते हैं, मियां साहब से पूछते हैं और बाकी मेहमानों से भी हमारे साथ रहिएगा। मियां साहब इतना वक्त नहीं है कि मैं वो शुरू में हमने ज़रूर चलाए, लेकिन मैं जब वज़ीर आज़म खिताब करते रहे हैं मुतअद्दिद दफ़ा, वो 17 मार्च को कह रहे थे कि 97% लोग इनको कुछ होगा ही नहीं, ये फ्लू है बिल्कुल आम सा, 90% लोग ऐसे हैं जिनको मामूली सा होगा वो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जब आप जून में आकर ये कहते हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं यार लोगों ने परवाह नहीं की, लोग सीरियसली नहीं ले रहे, जब मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है कि 97% लोगों को तो ये बस हल्का सा फ्लू होगा ठीक हो जाएगा और 90% लोगों को तो बिल्कुल थोड़ा सा होगा ठीक हो जाएगा, लोगों ने क्या सीरियस लेना है मियां साहब? देखिए मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि आप वज़ीर आज़म को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं और उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं सारे लोग मिलकर, जो वज़ीर आज़म ने ये कर दिया, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म आज भी ठीक है जी, वो आज भी ठीक है। 90% लोग जो हैं वो आज भी बचे हुए हैं। सही है जी। आज मेरे साथ आप कितने लोग इसके मुतासर हैं, कितने करोड़ हमारी आबादी है। आप हर चीज़ के अंदर कीड़े निकालने की बजाय मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने जो ये फैसला किया था ये सूबों को ऑन बोर्ड लेके करते रहे हैं। अब सिंध हुकूमत, पंजाब हुकूमत, बाकी की सारी हुकूमतें भी वहाँ नेशनल लेवल के ऊपर बैठकर इसके ऊपर पैरों बात भी होती रही और उसके बाद इसके मुताबिक फ़ैसले होते रहे। अब एक फ़ैसला मरकज़ी हुकूमत ने यह किया कि हमारा मुआशी तौर पर जो मज़दूर तबका है, जो कमज़ोर तबका है, जो पिछले 1.5-2 माह से बिल्कुल जो बेआसरा पड़ा हुआ है, उनको मज़ीद लॉकडाउन के ज़रिए हम नहीं रोक सकते और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके SOPs के ऊपर अमल दरामद करते हुए हमने ग्रेजुअली इसको लॉकडाउन को खोला, एकदम से नहीं खोला, अब तो सारा अभी भी नहीं खुला। इस दौरान ईद की छुट्टियां आई, ईद की छुट्टियों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन पूरी कौम के सामने है, जिसके बाद ये यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ ईद के ऊपर खरीदारी हुई, जैसे मैंने पहले भी कहा था जी जी, कि वहाँ पर जो बच्चे, खवातीन
जो लाखों की तादाद में उमड़ आए, जो पिछले 1.5-2 माह से बाजारों में नहीं गए थे और वहां पर एसओपीज का उस तरह से ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से इसका फैलाव हुआ। अब आए इस तरफ के इसको अब इस तरह से है। मैं ये समझता हूं कि ये इस बात में कोई हकीकत नहीं है कि अवेयरनेस कैंपेन नहीं चली। पाकिस्तान की तारीख में, मैं 40 साल से एक सियासी वर्कर हूं, पिछले 3 महीने से जितनी बात इस कोरोना के ऊपर हुई है, वो फेडरल गवर्नमेंट हो, वो प्रोविंशियल हुकूमतें हो, वो मीडिया हो, वो वॉलंटियर्स हो, वो डॉक्टर्स हो, वो एक्सपर्ट्स हो, अवाम हो, हर तरफ ये कोरोना की बात जो है ना वो हुई है। एहतियाती तदाबीर की बात भी हुई है और अवेयरनेस कैंपेनें भी चली हैं और अब तक चल रही हैं। अच्छा, इशू आया इसमें। मियां साहब एक सवाल सर सुन लो, एक सर सवाल सुन लो। तुसी फरमाया ना, आपने भी फरमाया कि वज़ीर आज़म के ऊपर तनकीद खामखा हो रही है। सर बात ये है, नंबर ऑफ टेस्ट पाकिस्तान के अंदर, आबादी पाकिस्तान की 22 करोड़ प्लस है जी, अभी तक टेस्ट हुए हैं 5 लाख। इशू ये नहीं है कि कितने लोग अफेक्ट हो गए हैं, इशू ये है कि वज़ीर आज़म के बयान के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस थी। इशू ये है जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो सर सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल आपसे भी पूछा जाएगा, हुकूमत से भी पूछा जाएगा, हर एक से पूछा जाएगा कि वज़ीर आज़म की तरफ ही लोगों ने देखना है ना जी। तो इसमें अगर कोई सवाल पूछ रहा है या अपोजिशन सवाल पूछ रही है कि वज़ीर आज़म के बयान में तजाद क्यों है, पहले वो कह रहे थे कि ये सीरियस नहीं है, फिर वो कह रहे हैं कि लोग सीरियसली ले रहे, तो इस पर सवाल तो बनता है सर। नहीं, सवाल बनता है, जवाब भी मैंने दे दिया कि वज़ीर आज़म ने जो बात कही थी वो बिल्कुल गलत नहीं है। 90% लोग तो अब भी बचे हुए हैं। वज़ीर आज़म ने जो बात की थी कि इस पर लोग एहतियात करें, ये अजीब मंतक है। अच्छा, कि लोग क्यों जनाब इस पे कुछ करें? भाई लोगों ने ही अपनी जानों को बचाना है, हुकूमत हर बंदे की जान नहीं बचा सकती। हमें एक हकीकत पसंदाना पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए, आंखें बंद करने की बजाय एक रियलिस्टिक अप्रोच, और जो हकीकतें हैं ऑन ग्राउंड, ठीक है जी, वो लोगों को बतानी चाहिए। और वो अगर बताए बगैर हम ख्वाबों में बसते रहेंगे। दूसरी बात यह है, अभी अतात तारड़ साहब के अरशदात आलिया में पूरे नहीं सुन सका कि वो इस तरह बरस रहे थे। बदकिस्मती से पिछले 25 साल तक यहाँ इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करने वाली ये दोनों पार्टियां जो हैं, इन्होंने जो तबाहली की है इस मुल्क के हेल्थ सिस्टम के साथ, जो कुछ किया है, वो यहाँ क्या रखा है, यहाँ के हिस्सों में, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ऑरेंज ट्रेनों के ऊपर, मेट्रोज के ऊपर, फ्लाईओवर्स के ऊपर ट्रिलियंस ऑफ रुपीस खर्च किए गए हैं। कितने अस्पताल बने हैं इस शहर लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर? मुझे ये जरा जवाब दें ना। ये मुसलसल हुक्मरान रहे हैं, तो ये तबाहली जो है ना, ये सेहत का शोबा जो है टोटल इग्नोर रहा है। ठीक है, अब ये रातों रात कहते हैं कि टेस्टों की कैपेसिटी भी हो जाए अस्पतालों में। ठीक है मियां साहब, मैं जवाब ले लूं। आपने पॉइंट रेज किया, मैं जवाब। तारड़ साहब जरा रिस्पॉन्ड कर दे। मियां साहब ने आपके जो इरशादात थे उस पर एतराज किया है, कैंपेन वाली बात और बाकी बातों। मेरे बड़े हैं मियां साहब, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। तो 50 से 55 अस्पताल हैं लाहौर के अंदर। मैं आपको नया शदरा का अस्पताल गिनाऊं, मैं मनावा का अस्पताल गिनाऊं, मैं सब्जादार का अस्पताल गिनाऊं, मैं वो PKLI गिनाऊं आपको, जहां पे जगह फुल हो चुकी हुई है, सिफारिशें आ रही हैं दाखिले के लिए। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक बेड भी वेकेंट नहीं है। स्टेट ऑफ द आर्ट पाकिस्तान का बेस्ट हॉस्पिटल है। मैं आपको मुजफ्फरगढ़ लेके जाऊं, तैयब अर्दगान अस्पताल गिनाऊं, मैं आपको डेरा गाजी खान मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ जो नई अपग्रेडेशन हुई वो गिनाऊं, मैं कौन कौन से अस्पताल गिनाऊं, और मैं आपको कौन कौन सी PCR लैब्स गिनाऊं जहां पे 80% जो टेस्ट आपके हो रहे हैं पंजाब में। मैं दावे से कहता हूं 80% टेस्ट जो पंजाब में हो रहे हैं वो तमाम उन लैब्स में हो रहे हैं जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी। फोरेंसिक लैब, स्टेट ऑफ द आर्ट फोरेंसिक लैब, उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है टेस्ट करवाने के लिए। आप गिनवा लें एग्जैक्ट नंबर ऑफ टेस्ट जो मियां शहबाज शरीफ साहब की कायम करदा लैब्स में हो रहे हैं। आप लोगों ने तो इस मुल्क में हेल्थ रिफॉर्म्स लेके आने थे। पिछले 2 साल में कौन सा अस्पताल बना है? KPK में जो अस्पताल बने भी थे उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया। हमने रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया, KPK में कोई कार्डियोलॉजी नहीं है, KPK के लोग रावलपिंडी आते हैं। हमने यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाया, हमने फैसलाबाद में चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया। तमाम तरह आइसोलेशन सेंटर स्टेट ऑफ द आर्ट मुस्लिम लीग नून के कायम करदा अस्पतालों में हो रहे हैं। ये डिनाई कर दें कि शदारा में नहीं बना, ये डिनाई कर दे मनावा में नहीं बना, मैं बताता हूं सौदादार में नहीं बना, ये डिनाई कर दे PKLI नहीं बना। ये इनकी बिल्कुल ना इनको पता है हेल्थ सिस्टम का, और जो हम छोड़ के गए थे उसको भी तबाह कर दिया। मेयो अस्पताल में सर्जिकल टावर किसने कंप्लीट किया? और इस वक्त जो हालात हैं अस्पतालों में जगह खत्म हो चुकी है। प्रिवेंटिव साइड पे इनकी जिम्मेदारी थी। वियतनाम की बात करें, मुझे जवाब ले लेना जरा।
मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये बड़ा लंबा जवाब आपका आ गया ना। ये जो आपने बातें पूछी है उसका जवाब आपने बात कर ली, मुझे मुकम्मल करने दें। आपने बड़ी लंबी खबरें खा रही हैं। मैं पिछले 4 दिन से कोशिश कर रहा हूं कि जिन लोगों की सैचुरेशन लो है उन लोगों को अस्पतालों में जगह मिल जाए। लाहौर के अस्पतालों में जगह खत्म हो चुकी हुई है, PKLI में कोई जगह नहीं है। मेयो अस्पताल में तोड़फोड़ जारी है। जो लोग बेचारे जिनको केटर नहीं किया जा रहा, इनका सिस्टम बैठ इसलिए गया है क्योंकि इनकी पुअर मैनेजमेंट है, इनकी वजीर सेहत नाहिल हैं। रोज आके गलत बयानी करते। मेरे साथ वियतनाम की बात करें, 10 करोड़ आबादी है, हमारे जितना GDP था। उनकी क्लियर हेडेडनेस थी, उन्होंने सिस्टम्स बनाए और उन्होंने कंट्रोल किया। अच्छा तारड़ साहब, मैं एक मिनट, मियां साहब आप रिस्पॉन्ड कर दें, परवेशा खान साहब से भी उनका भी पॉइंट आना है, जरा आप जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। मैं इन्हें चैलेंज करता हूं अतात तारड़ को कि ये कंपैरिजन करें कि ऑरेंज ट्रेन पे 200 अरब रुपया लगाया है और ये मेट्रो ट्रेनों पे कितने पैसे लगाए हैं और अस्पतालों पे क्या लगाया है। ये क्या बातें कर रहे हैं। परवेज इलाई के दौर में सर्जिकल टावर बना 10 साल तक। मेरा चैलेंज है 10 साल तक वहां पर शहबाज शरीफ ने एक बेड वहां नहीं लगाया। ये परवेज इलाई के दौर का बना हुआ है। कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल वजीराबाद, वहां पर वो 10 साल तक पड़ा रहा और आपने वो चलने नहीं दिया कि ये परवेज इलाई के दौर में बना हुआ है। डेंटल हॉस्पिटल लाहौर के अंदर वो वहां करोड़ों रुपए का बना रहा और आपने नहीं चलने दिया कि ये जनाब परवेज इलाई के दौर में बना हुआ। मैंने 2-2 कनाल की अस्पतालियां आपने बना के, 3-3 कनाल की अस्पतालियां आपने बना के अस्पताल बने हुए थे, उन अस्पतालों को भी अस्पतालों को नहीं चलने दिया। अच्छा सर, एक मिनट मैं जरा ये PKLI कितने 100 कनाल में है और कितने लोग एडमिट हैं। गलत बयान तो ना करें। आपने उसको भी तबाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लेके वो PKLI जिस तरह आपने बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने किया। वैसे जो साकिब निसार साहब ने किया वो भी अल्लाह उनका भला करे PKLI के साथ। वैसे जो साकिब निसार साहब करके वो भी अल्लाह भला करे उनका। लेकिन मैं जरा पीपल्स पार्टी का मौकफ आ जाए, ये जो मेन बात है, जो मेन डिफेंस है मियां महमूद रशीद साहब का, परवेशा खान साहबा, कि वज़ीर आज़म नहीं है कंफ्यूज। क्यों सारे कहते हैं कंफ्यूज है? उन्होंने बात वही की, वो कहते हैं अभी भी 90% पाकिस्तानी को नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने ठीक बातें की थी, खामखा कीड़े निकालते हैं, वज़ीर आज़म को मुर्दे इल्जाम ठहरा देते हैं हर बात का। देखिए, मैं तो दुआ करती हूँ कि वज़ीर आज़म का विजन सही हो जाता। इसमें तो किसी को कोई खुशी नहीं होगी, चाहे कोई एक पाकिस्तानी किसी भी पार्टी का वोटर हो, कोई भी हो, किसी की भी जान जाए। ये एक वबा है और ये बिल्कुल खुली मौत थी जो हमारी तरफ आ रही थी। हमने, और ऐसा भी नहीं है कि हमें इल्म नहीं था, हमने एक्वाडोर का हालात देखे, हमने ब्राज़ील के हालात देखे, फिर हमने स्वीडन के हालात देखे जिसका शायद हुकूमत भी तस्करा करती है। अब मामला ये है कि अब इस वक्त हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की विंडो थी, लेकिन वो हमने अपनी पता नहीं ना है क्या मसला है कि वो हम नहीं मानना चाहते थे। जो डॉक्टर्स बात कर रहे थे, जो एक्सपर्ट्स चीख रहे थे, आप खुद गवाह हैं कि कितने एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स ने रोजाना के हिसाब से इस पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उनको इल्जाम दिया गया कि भाई आप पॉलिटिकल पार्टी से इमा पर ये काम कर रहे हैं। अब दरअसल हम जो इस वक्त ये चीख चिल्ला रहे हैं, मैं समझती हूँ ये मौका ये चीखने चिल्लाने का नहीं। इसमें अगर हम एक कंपैरिजन करें किसने क्या काम किया और किसने क्या काम किया, तो अब 2 साल से ज्यादा तो इस हुकूमत को हो गए। अब आप ये बताइए ना, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पर भी डालने का मैं समझती हूँ मियां साहब से बसद एहतराम कि उनका भी सुप्रीम कोर्ट तक तो जाना ही एग्जेक्टिव की ये जो है कमजोरी थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए था। इसको पहले दिन से आहने हाथों के साथ वजीर आजम एक क्लियर विजन के साथ हैंडल करते और इस पर बिल्कुल अपना फर्म जो है वो अपना रखते, जो भी इनका विजन था। लेकिन वो देखा आपने वहां चला गया और उन्होंने अपनी दानिश में बात कर दी। अब मुझे ये बताइए कि इस वक्त हम जो ये बहस कर रहे हैं KPK और कौन खा गया कौन नहीं खा गया, मैं समझती हूँ आफ्टर 2 years और समथिंग जो हुकूमत का भी विजन है हेल्थ का, उसका आज नैब ने 2 लोगों का की लोगों का नोटिस ले लिया, एक डॉक्टर जफर मिर्जा का और एक वो जो हम चिल्लाते थे दवाइयों का जो स्कैंडल है। मुझे बताइए कोई विजन नहीं था कि आते ही पहले 2 साल में इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स निकल आए, फिर एक आपने दवाइयां एक्सपोर्ट कर दी इंडिया को। खैर इन बातों को छोड़े, मैं तो ये पूछ रही हूँ अब कि अब इधर से आगे किस तरफ का रास्ता है। अब ये हमें कौन विजन, इस वक्त हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं लगती। हुकूमत के पास
इस वक्त आज WHO का लेटर देख लें जिसका आप जिक्र करें, उससे पहले जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने यहाँ लोकली एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर स्टडी की थी कि 6,70,000 तो 15 मई के करीब शायद हाँ जी, जो हेल्थ मिनिस्टर पंजाब ने कहा, महकमा दाखिला ने रोक ली थी वो समरी। जी मुनीब, आज उस बात को कितना अरसा हो गया, 15 मई के थे। वो जो फॉर्मूलाज है उसके हिसाब से लगाएं तो कितने 11-12 लाख लोग पॉजिटिव हो चुके होंगे सिर्फ लाहौर में। अच्छा ये जितने पॉइंट आपने रेज किए इस वक्त बहस करिए कि यहाँ से आगे कहाँ जा रहे हैं। मैं जरा वापस आऊंगा, आप सबका कमेंट लूंगा, स्टार्टिंग विद मियां साहब, या ठीक है कि आगे कहाँ जाना है? उन्होंने तो कहा मौत है, मौतें बढ़ेंगी, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, हम दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं जी, हमने तो अपने हाल पे ब्रेक ले लेते हैं जी। इन्फेक्शन बढ़ेगी, लेकिन अब इधर से आगे अगर उनके पास कोई पॉलिसी कोई स्टेटमेंट नहीं है हमें देना पाकिस्तान। एक ब्रेक ले लेते जी, हमारे साथ रहिए। वक्त कम है, लेकिन अब यहाँ से आगे क्या है मियाँ साहब? सिर्फ एहतियात है और इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि WHO तो कह रहा है कि शायद आपको पॉलिसी 2 हफ्तों की लॉकडाउन की फिर ईज की ऐसी रखनी चाहिए, या ये रिकमेंडेशन है उनकी। क्या अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि बस अखबाल बंदोबस्त है, एहतियात करेंगे तो बचेंगे, वरना कोई हाल नहीं? देखिए, इसमें ये कोई हरफे आखिर नहीं है। जो गवर्नमेंट की मौजूदा पॉलिसी है, बदलते हालात के साथ इसको रिव्यू किया जा सकता है। WHO का जो लेटर आया है, जो उन्होंने कंडीशंस बताई हैं और जो सारी सूरत हाल का नक्शा खींचा है, उसको सामने रखते हुए मुतलका फोरम्स के ऊपर ज़रूर उसके ऊपर गौर होगा और बेहतरी। देखिए, ये भी कोई तरीका नहीं है कि हमारे हाथ पांव फूल जाएं, हम घबरा जाएं, हम बिल्कुल जो है ना वो कहेंगे जी पता नहीं क्या हो गया। ये इस पेशेंस के साथ इस सारी सूरत हाल को हमें फेस करना है, कोशिश करनी है। ये किसी एक का, सिर्फ हुकूमत का, वज़ीर आज़म का ये काम नहीं है। ये तमाम लोग मिलके, पूरी कौम मिलके, हर तबका मिलके इसके खिलाफ जंग करेगा और उसके खिलाफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेगा, तो सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। ये तो शुरू दिन से थी कि ये बतदरीज ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी पीक आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ये आइंदा मैं पुरुमीद हूँ कि अगर हम SOPs के पीस के ऊपर सख्ती से अमल दरामद करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो हालात बेहतर हो सकते हैं, हालात मजीद खराब होते हैं तो ये पॉलिसी रिव्यू हो सकती है। ठीक है, अता साहब जरा कंक्लूडिंग बात कीजिएगा। वैसे इन शॉर्ट मियां साहब ने भी वही कहा जो वज़ीर आज़म कहते हैं, घबराना नहीं है, तो घबराना नहीं है आपने, आप पैनिक ना हो बस। यहाँ पे वज़ीर आज़म और इनमें फर्क किया कि वज़ीर आज़म ने अब घबराने का कह दिया ऑफिशियली, उनकी तरफ से ऑफिशियली अब ये आ गया कि आप घबरा सकते हैं, और उनकी पहले की स्टेटमेंट और अब में बड़ा फर्क है। वे फॉरवर्ड स्मार्ट लॉकडाउन, नए बजट में लोगों को रिलीफ दें, इंटरेस्ट रेट कम करें, हेल्थ फैसिलिटीज का रिव्यू करें, लॉकडाउन के दौरान उनको रीवैम्प करें, उनको अपग्रेड करें, अपना स्टॉक टेक करें कि हमारी कैपेसिटी क्या है, टेस्टों को बढ़ाएं और लोगों को रिलीफ देना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। हुकूमतें ये नहीं कहा करती कि हम ये काम नहीं कर सकते। और दूसरा, PKLI में अगला शो रख लें, मैं और मियां साहब मौजूद होंगे, मैं चैलेंज करता हूं, वहां पे देख लेते हैं हेल्थ फैसिलिटीज कहां बेहतर है कहां नहीं। बस ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मियां साहब को भी जहमत देंगे, आप भी तशरीफ ले आइएगा। लेकिन मैं एक बात, जो पलवशा ने जो बात की ना जी, आमिर कियानी और जफर मिर्जा के वो केसेस निकल आए हैं, ये तो क्रेडिट है इमरान खान का। अच्छा जी, कि इतने बड़े लोग उनकी पार्टी के अगर वो कोई खराबी करते हैं तो उनको भी कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। मंडा डाल के इन डकैतियों के ऊपर पर्दा नहीं डाला, उनके करीब 3 लोग थे, उनको भी उठा के बाहर किया और उनको भी फेस करना नैब का क्रेडिट है सर, वो तो नैब ने नोटिस लिया ना जी, नैब का क्रेडिट है तो देना जी, पकड़ने के लिए ये सर, नैब तो अलग है हुकूमत से। मियां साहब, नैब नु क्रेडिट दो ना सर, इमरान खान साहब ये सारे आप कहते हैं नैब सारे पे कर रही है। सर मैं तो नहीं कहता, सर ये कहते तो कर रही है जी। अच्छा। और जहांगीर खान तरीन बाहर चले गए, मुबारक हो आपको, 100 अरब का डाका डाल के बाहर भेज दिया गया जी। तो सारा टब्बर बाहर है, तो डबल मुबारक होना। अच्छा नहीं कोई नहीं, एक साडा ऑपोजिशन लीडर अंदर ही है मियां साहब, बेफिक्र हो। बच्चे पोतरे दोतरे भी बाहर ने जनाब जी, पोतरे दोतरे भी बाहर ने। ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ, ਨੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਓ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। अच्छा चलो जी, वो भी कर लो जाके, आ जाओ, इखलाकी जरूरत है ते जी नहीं कर लेंगे। डकैतियां मारियां ने ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ने, शर्म नाल सिर झुक जांदे ने बंदे दे। अच्छा चलो नहीं मियां साहब नहीं, है नामुनासिब है।
ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ने 100 अरब ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਚੀਨੀ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਖਾਰ ਕਰਾਤਾ। ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। 100 ਅਰਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਕਾ ਨਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਖਾਨ ਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸਾ ਕੇ ਛੁਪ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਜੀ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਇਫ ਜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਕੇ इंशाल्लाह इस मुल्क के सिस्टम में जाएगा, बिल्कुल ठीक हो खत्म करेगा। सर मैं जितनी मोहताज से अरबों का जिक्र हुआ है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, अरबों का जिक्र ना करें सर, मैं गरीब आदमी हूँ। जरा पलवशा बीबी आप कंक्लूडिंग रिमार्क दे दें। चलें खरबों का भी जिक्र मियाँ साहब ने कर दिया, ट्रिलियंस का, जरा पलवशा बीबी कंक्लूडिंग रिमार्क दे दें। देखिए जी, मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क तो यही है कि इस वक्त ये मामला छोड़ें, ये बहस किसने खाया किसने नहीं खाया, ये मामला तो सबके सामने है। अब इसमें हम कितनी मर्सिया ख्वानी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत के सामने है कि लोगों की जान बचाना। आप हमारी जान बचा दें, उसके बाद बेशक आप जिनको चोर है उनको उठाकर लटका दें। फिलहाल तो चोर यहाँ से भाग गए इसी असना में। वो क्रेडिट दे ना, क्रेडिट दे, वो आप क्रेडिट नहीं देते। मियाँ साहब कहते हैं क्रेडिट दे, खाता है बताता है साहब, यही हम शहबाज खाता है तो बताता तो है। तो जहांगीर तरीन साहब कोरोना की आड़ में आपने उनको निकाल दिया। अब हम अगर ये पूछें तो फिर अब ये होगा कि चोर है, डाकू है। अब चोर डाकू भी वापस आ जाएंगे। ये नवाज शरीफ की तरह नहीं निकला कि निकला तो निकल गया। मुनीब साहब ये स्लोगन है, लोगों को रिहा किया जाए मुनीब पूरी दुनिया में। लेकिन यहाँ अब ये इन्होंने बात ठीक की है कि हम इसको रिव्यू करेंगे। तो अब हमें ये कोई अल्लाह करे इनके मियाँ असलम इकबाल साहब काफी सीरियस काम करते नजर आते हैं, लेकिन उनके अलावा मैं समझती हूँ इनकी कोई हुकूमत में कोई नजर ही नहीं है कि किस किस्म के चैलेंज के साथ ये नबरद आजमाएं। लिहाजा अब अगर ये बिल्कुल कह सकते हैं मियाँ साहब, तो ये कहते हैं इनके हाथ से काम हो जाए कि इसको रिव्यू करना पड़ेगा कि मुल्क 126 दिन धरने जो है अगर बर्दाश्त कर लेता है, लॉकडाउन शहरों के इनके अपने हाथों बर्दाश्त किए, तो 15 दिन को ऐसे मामला नहीं है। अगर उसको करने से हमारे हालात ठीक होते हैं तो जरूर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मियां मलिक साहब, अपना तारड़ साहब, आप क्या ये कह रहे थे, ये खाता है तो बताता भी है? सर मैं कह रहा था कि लोगों की जिंदगियों की तो इनको परवाह नहीं है। ये स्लोगन आजकल इनका ये है, खाता है मगर बताता तो है। अच्छा खाता है और बताता है, ये इनका स्लोगन है आजकल कि हमने खाया है, हमने लूट मार किया, मगर हम लोगों को बता रहे हैं हमने की है। जी वो पुचाता भी है कहीं, ये भी कहे ना पुचाता कहाँ कहाँ है। बिल्कुल शहबाज शरीफ के अकाउंट में किधर किधर से आए हैं और नवाज शरीफ के अकाउंट में किधर किधर से आए हैं, सारा कुछ सामने है। हम आपको बिल्कुल जवाब देनी है, हो जाएगा, बिल्कुल जवाब देनी सामने है, बिल्कुल होगा इंशाल्लाह होगा। अवाम जवाब लेंगे, जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक है, मैं वक्त मियाँ महमूद रशीद साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, पलवशा खान साहब हमारे साथ मौजूद थी। नई इस्तिलाह अता तारड़ साहब ने आज हमें बताई कि ये भी एक नया स्लोगन है जो कि हुकूमत से उन्होंने एट्रीब्यूट किया, लाइटर साइड ऑफ द शो। आज का प्रोग्राम आपने देखा, बहुत से इश्यूज थे जी, रह गए, लेकिन कोविड का मामला इतना संगीन है, इस पर डिस्कशन ज़रूरी थी। उम्मीद है आपने इससे कुछ सीखा होगा। आज का प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।